गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमारा कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी हो गया था टॉपिक कंप्लीट। उसमें हमने करीब 9 पॉइंट डिस्कस किए थे। ठीक है। एंड वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है बेटा, उसको देख सकते हैं आप सब। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 सॉरी। और इसमें मैं डिस्कस कराऊंगा मेजर टू रिमूव पॉवर्टी। देखिए अभी तक हमने पॉवर्टी पढ़ा, राइट। पॉवर्टी क्या होता है उसका मीनिंग समझा, उसका डेटा डिस्कस किया, राइट। जो भी है इंडिया में ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम पॉवर्टी रही है, जिस तरह की पॉवर्टी रही है वो डेटा हमने डिस्कस करा। और कारण पढ़े कि पॉवर्टी क्यों है, उसके कारण पढ़े बेटा, राइट। तो उसके दो बेसिक सिचुएशंस में हमने डिवाइड कर रखा था, वो हमने प्रीवियस क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज यहाँ पर हम कुछ मेजर्स डिस्कस करने वाले, एक तरह से मैं बोलूँ तो सॉल्यूशंस, कि सरकार ऐसा कौन सा स्टेप ले, ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाए, ऐसे कौन से मेजर्स ले जिससे वो पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर टू रिमूव पॉवर्टी। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं यहाँ पर गवर्नमेंट इनको अडॉप्ट करके पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है। तो देखिए इन इंडिया, इन इंडिया एक सेकेंड यार, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया are placed in 4 categories as under। तो यहाँ पर इनको 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो देखते हैं बेटा इसको, वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो बेसिकली यहाँ पर लिए जाएंगे। तो सबसे पहला मेजर है हमारे पास कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकंड वी आर हैविंग कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय improving the distribution of income। दिस इज द सेकंड मेजर। थर्ड है हमारे पास कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। डी वी आर हैविंग other measures enhancing quality of life of the poor। तो ये कुछ हमारे पास 4 मेजर्स हैं बेटा, जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जिनकी मदद से हम पॉवर्टी को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला हमारे पास कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वी आर हैविंग कॉम्बेटिंग पॉवर्टी by improving the distribution of income, combating poverty through population control। और कुछ और मेजर्स लेके हम पुअर पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हमने पढ़े इनको काफी डिटेल में हमें डिस्कस करना है, राइट।
कि कॉम्बेटिंग पॉवर्टी, कॉम्बेटिंग का मतलब होता है पॉवर्टी को रिमूव करना, कम करना, कंट्रोल करना, राइट। कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके और पुअर पर्सन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हम पॉवर्टी को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बेटा पॉइंट्स को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है डिटेल में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा दैट इज कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, आप पहले फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वन बाय वन इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए नोट इट डाउन फास्ट प्लीज। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। हो गया डन। ठीक है, वन बाय वन बेटा इन पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जल्दी से, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी। पहला हमारे पास है कॉम्बेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। चलिए लिखिए बेटा इसको फटाफट से। कहते हैं जीडीपी ग्रोथ इज एन अल्टीमेट, is an ultimate solution to the problem of poverty. Okay. कहते हैं when the pace of GDP growth is accelerated, is accelerated, तो इसकी वजह से क्या होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड। ठीक है, और जब न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी ऑब्वियस सी बात है मोर एंड मोर workers will find employment, will find employment in farms and factories यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे बच्चे, greater the employment, more inclusion, you can say inclusive, would be the growth process implying lesser poverty। चलिए नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जल्दी से नोट करेंगे प्लीज। और बेटा जितने भी लोग यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज आप लोग पॉज करके नोट कीजिएगा। देखो जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिए।
देखो यार, जो एकदम से जो सटीक, हमें क्या करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, या यू कैन से ऑलमोस्ट रिमूव करना है। ठीक है, अगर मैं पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब डेफिनेटली सर लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी बेटा? बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन आता है सर, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए? इनकम को बढ़ाने के लिए क्या हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा? वी हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार देना पड़ेगा। रोजगार कहाँ से लाएं सर? डेफिनेटली रोजगार के लिए तो हमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए ना, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज जब भी आएंगी तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जी। तो इसलिए कहते हैं सर, अल्टीमेट जो आपका सोल्यूशन है वो है जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि जब आप जीडीपी ग्रोथ करते हैं, राइट, जीडीपी ग्रोथ की ओर अग्रसर होते हैं, या कोई भी आपकी जो पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसी बेटा, आप चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जैसे आप एक बात बताइए, ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम भारत की सरकार का जो मोटो रहा है, तो अगर मैं 2014 की बात की, गवर्नमेंट की बेसिक सिचुएशन रखूं, तो इनका जो प्राइमरी एम रहा है बच्चे, वो एम क्या रहा है बेटा? जीडीपी ग्रोथ का। और जब आपका प्राइमरी एम ही जीडीपी ग्रोथ का होगा, तो बहुत सारी पॉलिसीज आप बनाओगे, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया। अगर देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया तो आफ्टर 2014 ये कॉन्सेप्ट आया बेटा। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, और भी है कुछ, स्किल इंडिया। तो इसका मतलब सर, ये सारी पॉलिसीज कर क्या रही हैं भाई? ये पॉलिसीज ना क्रिएट कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज। क्या कर रही है बच्चे? क्रिएट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। और इनका मेन फोकस क्या है? जीडीपी ग्रोथ। तो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बेटा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब जीडीपी ग्रोथ ही है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। और जीडीपी ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि सर इनकम बढ़ेगी लोगों की। और जब लोगों की इनकम बढ़ रही है बेटा, पीपल्स की, तो इनकम बढ़ने से क्या लोग अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इजीली फुलफिल कर सकते हैं? बिल्कुल सर। और जब हम अपनी चीजों को इजीली फुलफिल कर सकते हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगा सर? यस सर। तो इसका मतलब सर पॉइंट ये होता है कि आपका अल्टीमेट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, अगर आप पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप जीडीपी ग्रोथ करिए। जब आप जीडीपी ग्रोथ की और पॉलिसीज बनाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और लोगों के पास जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा बेटा, डेफिनेटली उनकी इनकम बढ़ेगी। और जब इनकम बढ़ेगी लोगों की, तो वो हर चीज को परचेस कर पाएंगे, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। और जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होंगी बेटा, तो क्या पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। हाँ जी सर। तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में भी लिखा हुआ है, एक बार इस थ्योरी को रीड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके? जी बेटा, देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है जीडीपी ग्रोथ इज अल्टीमेट सोल्यूशन। भाई साहब, आपके पास अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है जीडीपी ग्रोथ करना? टू प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट। अगर आप पॉवर्टी की प्रॉब्लम को टैकल करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास जो सबसे प्राइमरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, वो क्या है? जीडीपी की ग्रोथ। कहता है व्हेन द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट, जब आप जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट करते हो, स्पीड बढ़ाते हो ग्रोथ की, तो वहां पर बहुत सारी इंप्लॉयमेंट की न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी बेटा एम्प्लॉयमेंट की, उतना ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, फार्म्स वगैरह में, फैक्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में, एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह। और जब लोगों को काम मिलेगा बेटा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी हमारी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। देखिए अगर ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट, मोर इंक्लूसिव वुड बी द ग्रोथ प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है, इम्प्लाइंग लेसर पॉवर्टी। यानी सीधी सी बात है, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उतनी कम पॉवर्टी होगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ आपको? इस कॉन्सेप्ट को बना लीजिए प्लीज। क्लियर टू एवरीवन, पार्टिसिपेट सारे करो, नलायको, समझ आया सभी को? कोई डाउट किसी पॉइंट पे? चलिए फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हमने देख लिया, हमारे कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय जीडीपी ग्रोथ। अब पॉवर्टी को सेकंड जो मेजर है हमारे पास पॉवर्टी को रिड्यूस करने का, कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सुधारिए। देखो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में कॉजेस पढ़े थे बेटा, तो उसमें से एक कारण ये भी था कि भारत में जो पावर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या है बेटा? दैट इज अनइक्वल, राइट। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बेटा पॉवर्टी क्रिएट होती है। ये हमने एक रीजन पढ़ा था बेटा प्रीवियस क्लास में। ठीक है,
तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट को सिस्टम को सुधारना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को अगर इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या मेजर ले सकती है बेटा, और जिससे पॉवर्टी में भी क्या होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, पॉवर्टी रिड्यूस हो हमारी, ठीक है। तो कहते हैं पॉवर्टी कैन बी combated by improving the distribution of income प्रो प्रो दो मेजर्स हैं बेटा यहाँ पे, एक है फिस्कल मेजर और एक है लेजिस्लेटिव मेजर। ठीक है, तो वी आर हैविंग दिस टू काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों ही सिचुएशन में क्या परिस्थितियां नहीं है। तो कैसे गवर्नमेंट फिस्कल रिफॉर्म के जरिए पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकती है वाया इम्प्रूविंग द दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड सेकंड सिचुएशन है लेजिस्लेटिव मेजर। अगर मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो फिस्कल रिफॉर्म में सरकार बेटा रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर डिसीजन ले सकती है, यानी कि टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव मेजर है, तो यहाँ पर लॉ बना के मैंडेटरी बेटा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। तो हमें यहाँ पर दो पॉलिसीज डिस्कस करनी है, पहला फिस्कल रिफॉर्म मेजर्स और दूसरा लेजिस्लेटिव मेजर, ठीक है। अब फिस्कल मेजर में क्या है और लेजिस्लेटिव मेजर में क्या है, इसको हमें डिस्कस करना है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए फिस्कल मेजर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है, वो करना है फिस्कल मेजर को। ना फटाफट से आप लोग क्या काम करेंगे, ये ऊपर वाला नोट कर लिया आपने। चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, दैट इज फिस्कल मेजर, राइट। तो फिस्कल बेस मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी होती है बेटा। तो चलिए मेरे साथ के साथ लिखेंगे, इसमें थोड़ा कंटेंट ज्यादा है तो साथ के साथ लिखेगा, ठीक है। कहते हैं फिस्कल रिफॉर्म या यू सॉरी फिस्कल मेजर रेफर टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट यहाँ पर बेसिकली डिसीजन किस पे लेती है बेटा, टैक्सेशन और सब्सिडीज पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। तो कहते हैं इट इज रिक्वायर्ड दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट इसको मैं आपको फोर्थ सिचुएशन में समझाऊंगा। सबसे पहला आता है हमारे पास, लिख लो बेटा इसको फिर समझेंगे आराम से। कहता था गवर्नमेंट प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। कहते हैं इट एम्प्लाई, वैसे मैंने आपको गवर्नमेंट बजट चैप्टर में कराया बेटा ये, इट एम्प्लॉय a higher tax on rich, higher tax on rich and poor are exempted. Poor are exempted, ठीक है। सेकंड है टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट are used to subsidize purchases by the poor section। थर्ड सिचुएशन है हमारे पास सब्सिडी
is offered on items coarse cloth and coarse grains. The basic need of the poor. Capital grants are offered to the poor for construction of their houses. ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे बेटा इसको, फिर हम समझते हैं, देन अगेन फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कीजिए प्लीज फटाफट से। चलिए देखिए, यहाँ पर बेसिक सिचुएशन क्या है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक बेसिक बातें। कहते हैं फिस्कल मेजर रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। यानी कि सर फिस्कल मेजर में गवर्नमेंट जनरली कौन से डिसीजन लेती है बेटा, टैक्स को लेके और सब्सिडीज को लेके। अब देखो आपने वैसे ही समझ गया होगा कि सर टैक्स जो है वो हायर सेक्शन यानी कि रिच सेक्शन के ऊपर लगेगा डेफिनेटली, और जो सब्सिडीज है वो पुअर सेक्शन को मिलेगी। ठीक है, तो यही चीजें बेटा नीचे इस बेसिक 4 पॉइंट्स में लिखी हुई है। तो देखिए क्या कह रहा है, गवर्नमेंट भरोसा करती है कौन से टैक्स के ऊपर बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर। यानी कि गवर्नमेंट कौन सा टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करती है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। अभी जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जिस पर्सन की इनकम ज्यादा है उसके ऊपर हायर टैक्सेस लगते हैं, जिसकी इनकम कम है या बिल्कुल बहुत ही कम है तो उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, मतलब आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये कह रहा है, इम्प्लाइज हायर टैक्सेस ऑन रिच, अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन लग जाते हैं, एंड पुअर सेक्शन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है बेटा आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक लिमिट होती है बेटा इनकम टैक्स में कि आप इस लिमिट तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी सरकार ने टैक्स रिसीव किया है सरकार उसको यूज करे टू सब्सिडाइज द परचेज ऑफ पुअर सेक्शन। यानी कि पुअर सेक्शन के परचेज के लिए बेटा उसको सब्सिडी के फॉर्म में वो प्रोवाइड करे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो आप क्या हो सकते हैं बेटा, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिएशन आ सकती है। फिर कहते हैं सब्सिडी ऑफर करे सरकार किसको, कोर्स क्लोथ और कोर्स ग्रेन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द पुअर। यानी कि जो अनाज वगैरह होता है बेटा वो सरकार प्रोवाइड करे, कपड़े वगैरह प्रोवाइड करे, उनके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करे किसको, गरीबों को, ताकि वो आसानी से अपने बेसिक नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। और कैपिटल ग्रांट्स करे टू ऑफर द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द घर, घर वगैरह बनाने के लिए, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस करना चाहता है उसके लिए बेटा कैपिटल पैसा प्रोवाइड करे, जिससे क्या होगा, उस पर्सन को एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिससे वो अपने आगे की डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकता है। ठीक है, तो ये चार बेसिक पॉइंट्स है बेटा, दैट इज फिस्कल रिफॉर्म्स के, सॉरी फिस्कल मेजर से रिलेटेड। तो सबसे पहला कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर पे सरकार रिलायंस करती है। दूसरा, गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव कर रही है बेटा उसको सब्सिडाइज फॉर्म में यूज करे पुअर सेक्शन के लिए, पुअर सेक्शन को सब्सिडी ऑफर करे बेटा अनाज वगैरह के लिए। और अगर कोई पर्सन अपना घर बनाना चाहता है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है पुअर पर्सन को, तो सरकार बेटा उसको क्या करे, मनी पैसा वगैरह प्रोवाइड करे। जैसे कि मैं कोई पॉलिसी नाम देता हूँ, मुद्रा लोन की एक योजना है बेटा। इस लोन के तहत अगर कोई भी पुअर पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, कैपिटल की मदद करती है। ठीक है, जिससे डेफिनेटली उसका ग्रोथ होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और इकोनॉमी का ही बेनिफिट है, और कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी क्या हो रही है बेटा, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे तरीके हैं बेटा जैसे सरकार पुअर पर्सन को हेल्प पहुंचा सकती है, जिससे बेटा हम कोशिश करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल बहुत ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, देखो इक्वालिटी तो पॉसिबल नहीं है उसमें, बट गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है कि उसको मॉडरेट किया जाए। ठीक है, कि बिल्कुल ही एक पुअर सेक्शन को हम वंचित कर दे इकोनॉमी से। ठीक है भाई, समझ आया बेटा, बोलो प्लीज। तो ये बेसिक फिजिकल रिफॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या था, इसको चलो फटाफट से नोट करो, बोल दो समझ में आ गया। ठीक है, नोट करो। चलिए, तो पहला हमने पढ़ा फिजिकल मेजर, नाउ दूसरा हमारे पास है लेजिस्लेटिव मेजर।
अगर लेजिस्लेटिव मेजर बोलूं तो बेटा कानून बना के, ध्यान सुनना, तो यहाँ पर लॉ बना के कुछ चीजें हम मैंडेटरी कर सकते हैं, जिससे पॉवर्टी हमारी क्या होगी बेटा, रिड्यूस होगी। जैसे भारत में एक एक्ट है बेटा जिसको हम नाम देते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट बेटा भारत सरकार ने एक लॉ बनाया है, जिसके तहत जितने भी एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है, वो कम से कम जो भी अमाउंट सरकार ने डिसाइड कर रखा होगा बेटा, वो अमाउंट का वेजेस वो अपने एम्प्लॉयज को पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस और नॉट। ठीक है, यानी कि आपको अपने एम्प्लॉय को कम से कम मिनिमम वेजेस तो पे करना ही करना है, राइट। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बेटा हमारे एम्प्लॉयज को एक सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ एटलीस्ट उनको इतना पर्टिकुलर पैसा मिल रहा है कि वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इसलिए लेजिस्लेटिव मेजर का मतलब होता है कि भैया लॉ बनाकर हम कुछ चीजें मैंडेटरी कर दें, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट इतना पैसा तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव मेजर रेफर्स टू द मिनिमम वेजेस एक्ट। एक एग्जांपल दिया उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट का, कहते हैं मेकिंग इट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी करना, ठीक है, फॉर द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के लिए, टू ऑफर द स्टिपुलेटेड मिनिमम वेजेस, यानी कि जो भी सरकार ने फिक्स कर रखा होगा, स्टिपुलेटेड का मतलब होता है फिक्स करना, टू द एम्प्लॉय, यानी कि सरकार ने जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं बेटा, उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा पे कर सकते हैं, नो इशू, बट एटलीस्ट उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। किसको बेटा, एम्प्लॉयज को, ताकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को अपनी फुलफिल कर सकें। फिर कहते हैं लेजिस्लेटिव मेजर आल्सो इंक्लूड सच पॉलिसी एज अ फ्लोर प्राइस या प्राइस फ्लोर, वट एवर यू सेड, फॉर द परचेज ऑफ फार्म आउटपुट। बेटा आपने एक एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, और वहां मैंने आपको एमएसपी पढ़ाया था, याद है आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वही है बेटा ये एमएसपी, यानी कि वो मिनिमम प्राइस जो सरकार निर्धारित करती है फार्मर्स के लिए, कि अगर आपसे कोई भी पर्सन गुड्स नहीं परचेज करेगा, आपका फार्म आउटपुट परचेज नहीं करेगा, तो इस मिनिमम प्राइस पे सरकार आपसे क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगी। तो इससे क्या होगा बेटा, जो छोटा किसान है, जो मार्जिन होल्डर है बेटा, उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, जिससे बेटा उसको कहीं ना कहीं चलो एटलीस्ट का मिनिमम खर्चा तो निकलेगा, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट तो अपनी फुलफिल वो कर ही सकता है। देखिए इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू स्टिमुलेटेड मिनिमम प्राइस दैट मस्ट बी ऑफर्ड टू द फार्मर फॉर परचेज ऑफ देयर आउटपुट। समझे? तो इस तरह से लॉ बना के बेटा हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें मैंडेटरी कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर, कंपनी के मालिकों के ऊपर, ताकि एटलीस्ट थोड़े मोड़े ही सही, लेकिन कुछ अमाउंट हमारे पर्सन को मिलता रहे, जिससे उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल होती रहेगी। समझे जी? बोलो प्लीज, क्या ये दो पॉइंट समझ आए आपको, लेजिस्लेटिव मेजर और फिस्कल मेजर? प्लीज पार्टिसिपेट सारे करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बाकी मैं आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करूंगा बेटा, ठीक है। बाकी के दो पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आने वाली क्लास में बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें आने वाला है, जिसमें जो गवर्नमेंट ने पास्ट हिस्ट्री में जो स्टेप्स लिए हैं बेटा टू रिमूव द पॉवर्टी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। और नेक्स्ट आई थिंक एक या दो क्लास में चैप्टर हमारा फिनिश अप हो जाएगा, ठीक है जी। कोई डाउट है किसी को बेटा, एनीवन, प्लीज पूछ लीजिएगा। बाकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है हमारी।